गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जीके टुडे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। 30 सितंबर को हम डिस्कस कर रहे हैं। सो प्लीज नोट कौन कौन से टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। नेशनल जियो साइंस अवार्ड्स को हम डिस्कस करेंगे, न्यूज़ मेरा बिकॉज प्रेसिडेंट द्रौपदी मैम ने अनाउंस करा रिसेंटली। मार्चलैंड को हम डिस्कस करेंगे प्लेस इन न्यूज़ कैटेगरी में। एंड फोर्थ इशू ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया रिपोर्ट, एक रिपोर्ट है, इसका डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम जानेंगे। रिसेंटली इंडिया के एक रीजन को स्टेटस मिला है, इंडिया का फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व, इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम देखेंगे। फॉरेस्ट एरिया जो शेयर है वो रिसेंटली किस राज्य में सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, उस रिपोर्ट को और राज्य को हम दोनों को जानेंगे। स्पोर्ट्स न्यूज़ में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप यानी ओलंपिक्स पैरालंपिक्स के बाद जो बिगेस्ट गेम है वो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स है, इसके बारे में हम जानेंगे। और कौन सी इंडियन सिटी से होस्ट करता नजर आएगा। एक स्टेट ने रिसेंटली एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट का जो फाउंडेशन स्टोन है उसे रखा, उसके बारे में हम जानेंगे। यूएन सेंटर न्यूज़ में रहा जिसका नाम है एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके बारे में हम देखेंगे। एंड रिसेंटली इंडिया का जो यूपीआई सिस्टम है उसे अडॉप्ट करने वाला 8th नेशन कौन सा बना है। और एक बुक यहाँ पे न्यूज़ में आ गई है जिसका नाम है वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर। सीजीआई ऑफ इंडिया, फॉर्मर सीजीआई ऑफ इंडिया ने यह बुक लिखी है, इनके बारे में और अदर बुक्स को हम रिलेट करेंगे। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड लास्ट डे की रिवीजन के साथ हम स्टार्ट करेंगे। सो वर्कला क्लिफ विच वॉज रिसेंटली प्लेस्ड इन यूनेस्कोज टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इज लोकेटेड इन विच स्टेट। सो यूनेस्को ने रिसेंटली अपनी टेंटेटिव लिस्ट ऑफ WHS में ऐड करा है वर्कला क्लिफ को। कहाँ पर यह स्थित है? ऑप्शन नंबर सी, केरला में यह लोकेटेड है। इंडिया कंडक्टेड ए टेस्ट लॉन्च ऑफ विच मिसाइल फ्रॉम अ रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर फॉर द फर्स्ट टाइम। और इंडिया ने ये जो फर्स्ट टाइम रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर को यूज करके मिसाइल का टेस्ट लॉन्च करा, यह अग्नि प्राइम के लिए किया। ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। एंड विच इंडियन रिसीव द UNEP यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ। 2017 में बना ये यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ। 2025 में एक इंडियन को मिला है एंड दैट इज ऑप्शन नंबर डी, जनाली मोदी। The next question, the Forum for India-Pacific Island Cooperation is a multinational platform established by which country? So FEPIC को यहाँ पे इंडिया ने एस्टेब्लिश करा और रिसेंटली इसके जो कॉन्फ्रेंस था वो न्यूयॉर्क में हुआ था। एंड ECI NAT is a unified digital platform developed by which government body to streamline and simplify electoral processes. And ECI NAT को यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्टार्ट करा था, डेवलप किया था। एंड सहयोग पोर्टल इज अ सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म डेवलप्ड बाय विच मिनिस्ट्री अंडर द इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। सो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के तहत सहयोग पोर्टल को रिसेंटली लॉन्च किया गया था। एंड हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन जुडोको टू टॉप जूनियर वर्ल्ड रैंकिंग। और ये जो फर्स्ट इंडियन बन चुके हैं साउथ दिल्ली से, एंड आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, हिमांशी टोकास। एंड द कलेबामानी अवार्ड इज द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ विच स्टेट। सो यह रिलेटेड है तमिलनाडु से। एंड विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द रैम्प, जिसका फुल फॉर्म है रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस प्रोग्राम टू बूस्ट वुमेन लेड एमएसएमईज इन सितंबर 2025। और रिसेंटली रैम्प जो प्रोग्राम है वो तेलंगाना गवर्नमेंट से यहाँ पे न्यूज़ में रहा। महेंद्रगिरी हिल्स दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। सो महेंद्रगिरी हिल्स आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा, जिसे 2022 में बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट का स्टेटस दिया गया था। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। प्लीज नोट ऑल दिस क्वेश्चन, सब डेली 20 MCQ सीरीज का पार्ट है जो आपको जीके टुडे के एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। मल्टीपल लैंग्वेज में इट इज अवेलेबल देयर। द फर्स्ट क्वेश्चन, which country has become the 8th to join India's instant payment system network UPI? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सिस्टम को हम सभी जानते हैं, न्यूज़ में आया बिकॉज रिसेंटली कंट्री अरब नेशन है जिन्होंने इंडिया के इस सिस्टम को ज्वाइन करा है। ऐसा करने वाला वो 8th नेशन बन चुका है वर्ल्ड वाइड, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर सी, कतर है ये है। सो इंडियन ट्रैवलर्स UPI ऐप को अब यूज़ कर सकते हैं कतर में परचेज के लिए, और यह 8th कंट्री है जिन्होंने इसे अडॉप्ट करा है। कतर ड्यूटी फ्री जो प्रोडक्ट है, लग्जरी प्रोडक्ट ड्यूटी फ्री जो मिलते हैं वो फर्स्ट है QR कोड बेस्ड UPI ट्रांजेक्शन को एक्सेप्ट करने वाले। और इस प्रकार एक मेजर कोलैब हमें देखने को मिला बिटवीन NPCI द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड QNB द कतर नेशनल बैंक। एंड इसी के साथ जापानीज गेटवे, ये जो है NET स्टार्स जापानीज गेटवे है, और इन सब ने यहाँ पे UPI को इनेबल कर दिया है सिलेक्टेड POS टर्मिनल्स पर, पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स, जहाँ पर इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए आप QR कोड UPI सिस्टम को यूज़ कर सकते हो। दैट्स द न्यूज़। एंड द थिंग इज कतर यहाँ पर 8th नेशन बना है UPI को ज्वाइन करने वाला। बता सकते हैं अदर जो 7 नेशन है वो कौन कौन से है जिन्होंने इंडिया के UPI को अडॉप्ट करा है?
सो भूटान है, फ्रांस है, मॉरिशस है, नेपाल है, सिंगापुर है, श्रीलंका है एंड यूएई। तो इंटरनेशनल पेमेंट के लिए इन सब ने यूपीआई को यहाँ पे ज्वाइन करा। अभी सारी कंट्रीज़ यहाँ पे आई चुकी है, तो इनकी कैपिटल को भी एक बार देख लेते हैं। भूटान की क्या है, थिम्पू है। फ्रांस की क्या है, पेरिस है। मॉरिशस की क्या है, पोर्ट लुइस। पोर्ट लुइस करंट अफेयर में आई भी थी, बता सकते हैं क्यों आई थी? बिकॉज इन्होंने अपना कुछ नेशनल डे सेलिब्रेट करा था और उसमें पार्टिसिपेट करने INS इम्फाल यहाँ पर पहुँचा था। दैट्स वाई पोर्ट लुइस अभी न्यूज़ में रही थी। नेपाल की कैपिटल काठमांडू है, सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर ही है, श्रीलंका की है ना जयवर्धनपुरम यस। यूएई की जो कैपिटल है दैट इज़ अबू धाबी, दैट इज़ द वन ऑफ द एमिरात ऑफ यूएई, ठीक है। इसी के अलावा एनपीसीआई को अगर आपको जानना है, 2016 में यूपीआई को इन्होंने लॉन्च करा था। इसके अलावा एक क्वेश्चन हम यहाँ पे रिलेट करेंगे इसी के साथ, जो PYQ है एंड यूपीआई से ही रिलेटेड है। एग्जाम में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड। सो सेम द टॉपिक पैटर्न, आपको यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट गिवन है, आपको बताना है विच वन इज़ राइट और विच वन इज़ रॉन्ग। सो डिजिटल पेमेंट के लिए फॉलोइंग स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है कि जो भीम ऐप है allows the user to transfer money to anyone with a UI enabled bank account। सो भीम ऐप आपको अलाउ करता है मनी ट्रांसफ़र के लिए, और केवल यूपीआई इनेबल्ड बैंक अकाउंट में भीम ऐप को आप यूज़ करके यूपीआई के थ्रू ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। सही स्टेटमेंट है, एकदम सही है, ठीक है। सो इसमें क्या है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यानी आपको एक डिवाइस चाहिए और उस डिवाइस में पेमेंट करने के लिए क्या चाहिए, पिन चाहिए। सो बस 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन पर भीम ऐप यहाँ पे काम कर रहा है। जो सेकंड है, and that is while a chip pin debit card has 4 factor of authentication, Bheem app has only 2 factor of authentication। so ये wrong है। so यहाँ पर भीम ऐप के पास तो 2 factor of authentication है, लेकिन यहाँ पर जो चिप पिन डेबिट कार्ड है, हमारा जो डेबिट कार्ड है, उसके लिए भी हमें क्या चाहिए, डेबिट कार्ड और उसका पिन, दोनों 2 फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन सिस्टम पर ही बेस्ड है। सो यहाँ पर जो सेकंड स्टेटमेंट है वो रॉन्ग हो जाता है, बिकॉज यहाँ पर इन लोगों ने मेंशन कर दिया 4 फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन डेबिट कार्ड के लिए, जबकि नहीं है, केवल 2 चीज़ चाहिए, डेबिट कार्ड और उसका पासवर्ड, दैट इज़ अ पिन कोड। होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। सो इस प्रकार से यूपीआई से एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर। सो एक बुक अभी न्यूज़ में रही जिसे हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने लिखी है, एंड दैट इज बाय DY चंद्रचूड़। सो व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, यह इनके द्वारा लिखी गई है, एंड रिसेंटली पेंगुइन रैंडम हाउस ने इस बुक को पब्लिश किया है। बेसिकली ये जो बुक है इसमें जो मैटर है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल एंड जस्टिस, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, गवर्स, इन्हें काफ़ी सिंपली तरीके से, सिंपल वे में लिखा गया है, एंड जेंडर इक्वालिटी, इन्वायरमेंट जस्टिस, ये सब इस बुक के टॉपिक है, जिसे 50th CGI ने लिखा है, जो नवंबर 2022 से 2024 तक इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे थे। सो बस इस बुक का ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज करंट अफेयर में चल रही है। मूविंग ऑन, सो यहाँ पे कुछ बुक से रिलेटेड टॉपिक्स को हम यहाँ पे देख रहे हैं। रीसेंट बुक इन करंट अफेयर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, इन सब का डेटा है यहाँ पे। सो कैरोलाइन फ्रेजर्स की एक बुक यहाँ पे न्यूज़ में रही थी, जहाँ पर उन्होंने सीरियल किलर्स को मेंशन किया था जो 1970s और 80s में काफ़ी एक्टिव थे, और किस टाइप का इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन इसे बताया गया, लीड पॉल्यूशन फ्रॉम स्मल्टर्स इसे बताया गया। सो सीरियल किलर्स की जो बुक है कैरोलिन फ्रेजर से रिलेटेड रही थी। विच कंट्री हैज़ बीन नेम्ड एज गेस्ट ऑफ ऑनर एट द 38 बोगाटो इंटरनेशनल बुक फेयर 2026, एंड दैट इज इंडिया। विच स्टेट CM रिलीज द बुक सस्टेनेबल वेलनेस ऑफ स्टूडेंट्स, अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इन हायर एजुकेशन, और इसे उत्तराखंड के CM ने रिलीज करा था। एंड विच 2 countries हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेपन एज पर द SIPRI ईयर बुक, रशिया एंड US के पास है। Who has become the first author writing in Kannada to win the International Booker Prize, and that is Banu Mushtaq। And I Am Circular Coffee Table book recently इसे launch किया गया by the Ministry of Electronics and Information Technology। न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर थीम क्या रही थी, रिपब्लिक @75। चलिए आगे बढ़ते द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं नेशनल जियो साइंस अवार्ड, एंड इट इज़ इंस्टीट्यूटेड बाय विच मिनिस्ट्री। सो जियो साइंस अवार्ड अभी न्यूज़ में रहे, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा इसे बनाया गया है, जिसके कैबिनेट मिनिस्टर G. किशन रेड्डी है, एंड दैट इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। सितंबर 26 की बात है,
प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मैम ने यहाँ पे नेशनल जियो साइंस अवार्ड प्रेजेंट करे राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर न्यू दिल्ली में। बेसिकली जो अवार्ड है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने 1966 में एस्टेब्लिश किया था। पहले इसे नेशनल मिनरल अवार्ड के नाम से जाना जाता था। एंड प्लीज़ नोट 2024 में 208 नॉमिनेशंस यहाँ पे रिव्यू हुए और 12 अवार्ड्स यहाँ पे दिए गए 20 जियो साइंटिस्ट को, इंक्लूडिंग 9 इंडिविजुअल लेवल पर और 3 टीम अवार्ड। तो टोटल 12 अवार्ड यहाँ पर दिए गए फ्रॉम दी 208 नॉमिनेशन और 12 अवार्ड गए 20 इंडिविजुअल और टीम दोनों कैटेगरी में। ओवरऑल क्या ध्यान रखना है, नेशनल जियो साइंस अवार्ड कब से स्टार्ट हुआ, ये जो नेम है 2009 से मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के तहत आता है और इनिशियली 1966 से यह अवार्ड दिया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते। अवार्ड टॉपिक है, उसी से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स को हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। प्लीज़ नोट NECA नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड अभी न्यूज़ में रहा था। और व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यू अवार्ड, इसके तहत जो न्यू अवार्ड कैटेगरी को इंट्रोड्यूस किया गया, दैट इज नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड फॉर कंटेंट क्रिएटर एंड इन्फ्लुएंसर्स को यहाँ पे अपडेट किया गया। बेस्ट स्टेट टूरिज्म अवार्ड ये किसे दिया गया, मध्य प्रदेश को। नेशनल अनुभव अवार्ड स्कीम किस ऑर्गेनाइजेशन की स्कीम है, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर की। नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड और किस मिशन के तहत है, ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन। Which state UT government has announced a hike in cash awards for Olympic medalists under the मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना, and that is दिल्ली। एंड स्वच्छ सर्वेक्षण 24-25 अवार्ड सेरेमनी इसे ऑर्गेनाइज करा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने। एंड विच ग्राम पंचायत वॉन द गोल्ड मेडल इन डिजिटल गवर्नेंस, सो इस न्यू कैटेगरी में रोहिणी ग्राम पंचायत है महाराष्ट्र में, उन्हें यह गोल्ड अवार्ड दिया। The next one, which ministry has released the 4th issue of Children in India 25 report? So 4th issue of Children report है, इसे किस मिनिस्ट्री ने यहाँ पे लॉन्च करा, एंड दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने इसे रिसेंटली रिपोर्ट को लॉन्च किया। प्लीज़ नोट यहाँ पे चंडीगढ़ में 29th एडिशन होस्ट किया जा रहा था, एंड दैट इज़ फॉर कॉन्फ्रेंस ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। और इसी कॉन्फ्रेंस में इस रिपोर्ट का जो डेटा है उसे हाईलाइट किया गया। प्लीज़ नोट इस रिपोर्ट में IMR को यहाँ पे हाईलाइट किया गया, एंड दैट इज इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, दैट इज द नंबर ऑफ डेथ ऑफ इन्फेंट अंडर 1 year ऑफ एज पर 1000 लिव बर्थ इन अ गिवन ईयर। यानी हर एक साल में 1000 बॉर्न बेबीज पर मरने वाले इन्फेंट का जो नंबर होता है दैट इज कॉल्ड इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। 1000 बच्चे पर मरने वाले बच्चों की संख्या सिंपली वे में। सो इस रिपोर्ट में इसी डेटा को यहाँ पे हाईलाइट किया गया। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट 2011 में जो IMR रेट था इंडिया का वो 44 था। नाउ 2023 में यही रेट हो चुका है कितना, 25। यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों को स्पेसिफिक बताया गया है। मेल का जो IMR रेट है वो 26 है हर 1000 बच्चों पर, और फीमेल का है 25। इसी के साथ अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट को इस रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया और इम्प्रूव हुई है। 2023 में जो इम्प्रूव डेटा आया है वो 29 आया है अंडर 5 एज पे मोर्टेलिटी रेट, जबकि सेम अर्बन एरियाज़ में ये 20 है और रूरल एरियाज़ में यह 33 है। इसी के साथ इस रिपोर्ट में बर्थ रेट को हाईलाइट किया गया, जो यहाँ पे 2023 में पर 1000 पॉपुलेशन में 18.4 पर फेल हुई है। ठीक है, सो यहाँ पर डिक्रीज हमें डेटा देखने को मिला। रूरल में 20.3 है, अर्बन में 14.9 है। बर्थ रेट मीनिंग 1000 पॉपुलेशन पे जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या आई है। जेंडर पेरिटी इंडेक्स को रिवेल किया गया एजुकेशन में, और बेसिकली जेंडर यानी मेल और फीमेल में जो भी जेंडर रेशो है उसे यहाँ पे बताया गया। सेकेंडरी लेवल पर ये 1.1 रेशो बाय कुछ बताया गया। अडॉप्शन यहाँ पे 4515 इंक्रीज हुए हैं और फीमेल्स का ज़्यादा परसेंटेज है यहाँ पे 24-25 फिजिकल ईयर के लिए। सो ये रिपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका ये जो डेटा लिखा हुआ है ना 25, 26, 20 ये अंडर 5 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से हाईलाइट कर लीजिएगा। स्टेटमेंट गिवन देकर आपसे पूछ लिया जाता है कौन सा रॉन्ग है कौन सा राइट है, या फिर कुछ ही परसेंटेज देकर 2023 का इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट कितना है, 25 है, 24 है, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओवरऑल मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने इस रिपोर्ट को यहाँ पे हाईलाइट। द नेक्स्ट वन, पल्लिकरनई मार्शलैंड, इट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज, इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सो पल्लिकरनई मार्शलैंड यहाँ पे न्यूज में रहा और भारत के किस राज्य में यह स्थित है? प्लीज नोट तमिलनाडु में यह स्थित है।
सो रिसेंटली यहाँ पर एनजीटी द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, यह न्यूज़ में रहा बिकॉज इनका जो सदर्न बेंच है इन्होंने एक कंस्ट्रक्शन को यहाँ पे स्टॉप कर दिया विद इन दी 1 किलोमीटर ऑफ पल्लीकरनई मार्श लैंड, बिकॉज साइंटिफिक स्टडी यहाँ पर इनका जो डेटा है साइंटिफिक स्टडी कि यहाँ पर जितना भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है क्या वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, वो अभी पेंडिंग है और दैट्स वाई इन लोगों ने यहाँ का जो कंस्ट्रक्शन वाला काम है उसे रोक दिया है। इकोलॉजिकली यू कैन से कि जो पल्लीकरनई मार्श लैंड है यह कनेक्टेड है एक अदर वेटलैंड से। कौन सा वेटलैंड है यह? एंड दैट इज़ द पेरुम्बक्कम वेटलैंड। कैसे कनेक्टेड है ये? हाइड्रोलॉजिकली, यानी दोनों जो ग्राउंड वाटर शेयर करते हैं वो कॉमन है। पल्लीकरनई मार्श लैंड का जो वाटर लेवल है वो पेरुम्बक्कम वेटलैंड को यहाँ पर अफेक्ट करता है एंड दैट्स वाई पल्लीकरनई मार्श लैंड में कोई भी एक्टिविटी की जाएगी इनडायरेक्टली वो अफेक्ट करेगा पेरुम्बक्कम वेटलैंड को, और इसी के कारण इन्होंने इस मार्श लैंड में जो कंस्ट्रक्शन काम चल रहा था उसे रोक दिया बिकॉज साइंटिफिक स्टडी का जो डेटा है वो अभी बाकी है। ओवरऑल पल्लीकरनई एक फ्रेश वाटर है, पार्शली सलीन है और कहाँ पर लोकेटेड है? यह तमिलनाडु एरिया में लोकेटेड है। इसके अलावा ये जो वेटलैंड न्यूज़ में आ गई इसका भी नाम ध्यान रख लेना, पेरुम्बक्कम वेटलैंड, जो हाइड्रोलॉजिकली वाटर लेवल ग्राउंड वाटर लेवल के कारण लोकेटेड है, रिलेटेड है पल्लीकरनई मार्श लैंड से। और पेरुम्बक्कम ये कहाँ पर है? चेन्नई में है। ये एक मेजर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है ये, और वेटलैंड तो है ही। चलिए आगे बढ़ते। एनजीटी यहाँ पर मेंशन है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, इनके बारे में एक बार हम जान लेते हैं। कब इसे बनाया गया था? 2010 में बनाया गया था और एक जुडिशियल बॉडी है इंडिया की हाईएस्ट, जो कौन सा काम देखती है? एनवायरमेंटल केसेस को यह देखती है। जस्ट लाइक इतने भी कंजर्वेशन एरिया है उनमें कोई भी इलीगल एक्टिविटी चल रही है जो इको फ्रेंडली नहीं है उन पर फोकस करना इनका मेन गोल है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते। द नेक्स्ट क्वेश्चन, The next one, which region of India has been recognized as India's first Dugong Conservation Reserve? So भारत के किस क्षेत्र को भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व के रूप में मान्यता दी गई है? प्लीज नोट दैट इज ऑप्शन नंबर ए, पाक बे, तमिलनाडु। इंडिया का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व यह बन चुका है एंड एस्टेब्लिश इसे कब किया गया था? 21 सितंबर 2022 में। इतने किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है, इतना हेक्टेयर इसके पास सी ग्रास है एंड डुगोंग जिसे हम क्या कहते हैं? सी काउ कहा जाता है। सो रिसेंटली सी काउ के लिए हमें पहला जो कंजर्वेशन रिजर्व है वो मिल चुका है एंड दैट इज़ द पाक बे, तमिलनाडु। सो यहाँ पे रिसेंटली 2025 का वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस को होस्ट किया जा रहा था अबू धाबी में, जहाँ पर IUCN ने, द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने रिकग्नाइज करा इंडिया का फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व। एंड प्लीज नोट डुगोंग जो है इनकी जो लिस्टिंग है IUCN की रेड डेटा लिस्ट में वो किस कैटेगरी में है? सो वल्नरेबल कैटेगरी में डुगोंग को अभी काउंट किया जाता है। और तमिलनाडु में हमें पहला इसका जो रिजर्व है वो मिल चुका है। दैट्स ऑल। चलिए आगे बढ़ते। द नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल अकाउंटिंग ऑन फॉरेस्ट 2025 रिपोर्ट विच स्टेट शो द हाईएस्ट राइज इन रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया शेयर? सो यहाँ पर जो फॉरेस्ट एरिया है उसमें सबसे ज़्यादा जो इंक्रीज़ है वो किस राज्य में देखने को मिला? एंड दैट इज़ उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिला। सो ये जो रिपोर्ट आई है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स की यहाँ पर आई है, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की रिपोर्ट है, एनवायरमेंटल अकाउंटिंग ऑन फॉरेस्ट 2025 रिपोर्ट। और कब इन्होंने, चंडीगढ़ में चल रहा था द सेम इवेंट, सेंट्रल एंड स्टेट स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन चंडीगढ़, और इसी कॉन्फ्रेंस में इन्होंने भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट एरिया है वो इंक्रीज़ हुआ है उसके बारे में अपडेट दिया। सो जो डेटा सामने आया है 2010-11 जो फिजिकल ईयर है वहाँ से लेकर 21-22 फिजिकल ईयर तक कंपेयर किया गया। इंडिया का जो फॉरेस्ट कवर एरिया है वो यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ है 17,446 किलोमीटर स्क्वायर से, और सबसे ज़्यादा जो गेन हमें देखने को मिला केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, और लीड करा है उत्तराखंड ने। सो यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया इंक्रीज हुआ है, इससे कुछ इंक्रीज़ हुआ है 2013 से 2023 के बिटवीन। ओवरऑल ये जो रिपोर्ट है किसने पब्लिश करी? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने। चंडीगढ़ का ये 29th कॉन्फ्रेंस, ध्यान रख लेना। सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट हमें कहाँ पर देखने को मिला? उत्तराखंड में 6.3% से। इसके अलावा उड़ीसा में जो इंक्रीज़ हुआ है वो 1.97% से हुआ है। झारखंड में 1.9% से जो रिकॉर्ड फॉरेस्ट एरिया है वो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक स्टेटमेंट और ध्यान रख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये है,
एंड दैट इज़ कि जो वैल्यू ग्रीव हुई है, बढ़ी है, रुपीज़ 30.72 से 37.9 थाउजेंड करोड़ तक बढ़ी है यहाँ पर 11-12 फिजिकल ईयर से लेकर 21-22 फिजिकल ईयर तक, विच इज़ अबाउट 0.16% ऑफ द GDP। फॉरेस्ट एरिया का जो वैल्यू ग्रू है वो यहाँ पे मेंशन किया गया। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन सिटी इज द होस्ट ऑफ वर्ल्ड पैराथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025? सो पैरालंपिक्स के बाद जो बिगेस्ट गेम होता है दैट इज कॉल्ड द वर्ल्ड पैराथलेटिक्स चैंपियनशिप, और कौन सी इंडियन सिटी से होस्ट करती नजर आएगी? एंड दैट इज द न्यू दिल्ली। स्टार्ट हो चुके हैं 27 सितंबर से 5 अक्टूबर तक चलेंगे। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम न्यू दिल्ली में होस्ट किया जा रहा है। सम 1000 एथलीट फ्रॉम डिफरेंट 1000+ कंट्रीज़ यहाँ पे पार्टिसिपेट करते नज़र आ रही है, और इंडिया का फर्स्ट टाइम है जब हम इस बिगेस्ट इवेंट चैम्पियनशिप को होस्ट करते नज़र आ रहे हैं। एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट पैरा स्पोर्ट इवेंट है ये है कंट्री में, और सेकंड नंबर पर है ओनली आफ्टर द पैरालंपिक्स गेम्स। जो ट्रैक और फील्ड डिसिप्लिन से रिलेटेड गेम्स है वो इस यहाँ पर होस्ट किए जाएंगे। एंड इसी के साथ इंडिया की रैंकिंग यहाँ पे न्यूज़ में नहीं, 2015 का कहाँ पे हुआ था? दोहा में हुआ था। तब हमने केवल 2 सिल्वर मेडल जीते थे दोहा के वर्ल्ड पैराथलेटिक्स चैम्पियनशिप में। देन 2024 ये कहाँ पे हुआ था? कोबे में हुआ था, जब हमने 17 मेडल जीते थे। नाउ 2025 न्यू दिल्ली वर्ल्ड पैराथलेटिक्स चैम्पियनशिप जो न्यू दिल्ली में होस्ट किया जा रहा है। सो वर्ल्ड का जो फर्स्ट पैराथलेटिक चैम्पियनशिप था वो 1994 से स्टार्ट हुआ था, बर्लिन जर्मनी में उसे होस्ट किया गया था। इसे ध्यान रख लेना, बाइनियल इवेंट है यह है बेसिकली। आगे बढ़ते द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो कुछ स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स को हम यहाँ पे देख रहे हैं। विच स्टेट वॉन द 15th हॉकी इंडिया सीनियर मैन नेशनल चैंपियनशिप ट्रॉफी, और इसे जीता है पंजाब ने। सब जूनियर अंडर 15 बॉयज एंड गर्ल्स नेशनल चैंपियनशिप हरियाणा ने इसे जीता है। जैवलिन थ्रो टाइटल एज द ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 25 मीट जो कि चेक रिपब्लिक में हुआ, किसने जीता? नीरज चोपड़ा ने। फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन बनी जिन्होंने 5000 मीटर रेस 2025 फीजू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में मेडल जीता है? एंड दैट इज सीमा। एंड खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल इसे होस्ट करा श्रीनगर में। ITTF ATTU एशियन टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप इसे होस्ट करा इंडिया ने। एंड वर्ल्ड चेस चैंपियन मैग्नस कार्लसन को क्लासिकल गेम नॉर्वे चेस 2025 टूर्नामेंट में किसने डिफीट करता है? दैट इज डी गुकेश। वन ऑफ द राउंड में इन्हें यहाँ पे डिफीट किया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द माही बांसवाड़ा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट इन विच स्टेट? सो भारत के प्रधानमंत्री ने किस राज्य में माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी है? एंड दैट इज राजस्थान में। प्लीज नोट 42,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट के साथ इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया जाएगा। 700 मेगावाट के 4 जो हैवी वाटर रिएक्टर प्लांट है उन्हें यह फीचर करेगा प्रोजेक्ट, जैसे NPCIL यहाँ पे डेवलप कर रही है। NPCIL इट इज़ द न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। बेसिकली ये जो फाउंडेशन स्टोन रखी गई है इस प्रोजेक्ट के लिए, इंडिया का एक प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2017 में लॉन्च किया था, जिसका नाम है द फ्लीट मोड, जिसके तहत सेम कैपेसिटी के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को इंडिया में बनाया जाएगा सो दैट कोस्ट वगैरह को रिड्यूस किया जा सके। और 700 मेगावाट को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया था। यानी 700 मेगावाट की जो हैवी वाटर की यूनिट है उन्हें अलग अलग जगह पे बनाया जाएगा। एंड फ्लीट मोड प्रोजेक्ट के तहत यूनियन गवर्नमेंट ने इसके लिए अप्रूवल दिया था। और सेम इसी प्रोजेक्ट के तहत राजस्थान के बांसवाड़ा में माही बांसवाड़ा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट का जो फाउंडेशन स्टोन है उसे रखा गया। सो इसको ध्यान रख लेना, 700 मेगावाट रिएक्टर्स को और टोटल 10 यहाँ पर बनाए जाएंगे फ्लीट मोड प्रोजेक्ट के तहत। और इन 10 में से 4 के लिए जो फाउंडेशन स्टोन है वो ऑलरेडी राजस्थान के बांसवाड़ा में रख दी गई है बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन क्वेश्चन, जो हैवी वाटर रिएक्टर होते हैं यह किसे यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल? एंड दैट इज़ यूरेनियम 235 को इन रिएक्टर्स में एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है। The next question, which institute has been nominated as the UN Center of Excellence for Artificial Intelligence by Indian government? So recently Indian government ने यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट को नॉमिनेट करा है UN Center of Excellence for Artificial Intelligence, और ये जो इंस्टीट्यूट है IIT मद्रास है। सो जो हमारी मेटी है द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, इनके जो सेक्रेटरी है S कृष्णन, इन्होंने ये जो नॉमिनेशन है अभी रिसेंटली अनाउंस करा। UN जनरल असेंबली बेसिकली इनका 80th सेशन चल रहा है। हर 2 साल के लिए जनरल असेंबली के जो प्रेसिडेंट है उन्हें यहाँ पे सिलेक्ट किया जाता है। अभी रिसेंटली एक जर्मन जो है
उन्हें यहाँ पे सिलेक्ट किया था, जिनका नाम है क्या है, एनालिना बेयरबॉक. सो एनालिना बेयरबॉक, शी इज़ द करंट जनरल असेंबली प्रेसिडेंट 80th सेशन में. एंड यहाँ पे 80th सेशन यूएन जनरल असेंबली में जो इनका आर्टिफिशियल सेंटर वाला प्रोग्राम है उसमें इंडिया का आईआईटी मद्रास को नॉमिनेट किया गया है. बेसिकली जो सेंटर है UNODET, दैट इज़ यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजिटल एंड एमरजेंसी टेक्नोलॉजी, इसके तहत यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड करेगा ग्लोबल साउथ को. यहाँ पर ये जो टर्म है ना ग्लोबल साउथ, इसका मीनिंग है डेवलपिंग कंट्रीज़. जो भी कंट्रीज़ डेवलपिंग है, एशियंस वगैरह हो गई, इंडिया भी डेवलपिंग कंट्रीज़ में आता है. सो उन सबको यहाँ पर ग्लोबल साउथ के तौर पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है. और ये जो सेंटर्स बनाए जाएंगे ये ग्लोबल साउथ को हेल्प करेंगे. और इंडिया से इन सेंटर्स के लिए आईआईटी मद्रास को नॉमिनेट किया गया है. ओवरऑल यूनाइटेड नेशन का जनरल असेंबली 80th सेशन चल रहा है. एनालिना बेयरबॉक इस साल के लिए जो प्रेसिडेंट है वो चूज़ की गई है. एंड प्लीज़ नोट, यूनाइटेड नेशन में बेसिकली 6 ऑर्गन्स होते हैं, हम सभी जानते हैं. यहाँ पर 2 मेन पोस्ट होती है. एक तो होता है हेड ऑफ यूनाइटेड नेशन, जो कि बिगेस्ट पोस्ट है, जिसे हम क्या कहते हैं, द सेक्रेटरी जनरल. कौन है एट प्रेजेंट? सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन, एंड दैट इज़ द एंटोनियो गुटेरेस. एंड इनके बाद जो सेकंड पोस्ट है हमारे पास हाईएस्ट, दैट इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली, जो एनालिना बेयरबॉक है. अच्छा, एक क्वेश्चन और ध्यान रख लेना, हैड क्या इंडिया से कोई बना है यूनाइटेड नेशन का? येस. सो विजय लक्ष्मी पंडित है द फर्स्ट विमेन हेड ऑफ यूनाइटेड नेशन, यह बनी थी. इनके अलावा शशि थरूर को नॉमिनेट किया गया था 2006 के इलेक्शंस के लिए, लेकिन वो वहाँ पर सफल नहीं हुए थे. शशि थरूर, उनकी जगह बाकी सून कुछ नाम था वो बन गए थे. बट काफ़ी हाई यहाँ पर रेशो था कि शशि थरूर बनेंगे, लेकिन वो नहीं बन पाए थे. दैट्स ऑल. सो बस इनका नाम ध्यान रख लेना. विजय लक्ष्मी पंडित यूनाइटेड नेशन की जो हेड है वो रह चुकी है, एंड शशि थरूर को 2006 में नॉमिनेट किया गया था. दैट्स ऑल. सो इस सेशन को आज हम यहाँ पे एंड करेंगे. आज थोड़ा लेट मैंने पब्लिश करा है, दैट्स वाई थोड़ा जल्दी मैंने कंप्लीट कर दिया है इस सेशन को. आज के लिए जो क्विज के क्वेश्चन है आप सभी के लिए प्लीज़ नोट, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से रिलेटेड है. इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करने हैं. एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ.